सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। इससे पहले वाली क्लास में हमने हरित लवक के बारे में पढ़ा था, रिक्तिका यानी रसधानी के बारे में पढ़ा था। अगला जो कोशिकांग है वो है गोल्जी काय। गोल्जी काय के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काय की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, जिसमें चपटी चपटी नलिकाएं होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से व्यवस्थित रहती है। इसी संरचना में पुटिकाएं भी होती हैं और जो ये लंबी लंबी नलिकाएं नजर आ रही हैं ये नलिकाएं कहलाती है सिस्टर्नी। तो झिल्ली युक्त चपटी नलिकाओं का एक तंत्र होता है, ये एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका से इनका संपर्क होता है। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर जो भी संश्लेषित पदार्थ है, जो निर्माण किए गए पदार्थ हैं, जैसे कि प्रोटीन है, वसा है, लिपिड है, वो संश्लेषित पदार्थ इन गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसका कार्य। गोल्जी उपकरण क्या कार्य करता है? तो पहला कार्य है कि पुटिका में पदार्थों का संचयन, यानी ये जो पुटिकाएं हैं इन पुटिकाओं में पदार्थों का स्टोर किया जाता है, यानी उसको इकट्ठा रखा जाता है तथा उसका रूपांतरण भी होता है। रूपांतरण से आशय है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको पहुंचाया जाता है इन पदार्थों को। सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण भी करता है गोल्जी काय। इसी प्रकार से लाइसोसोम का भी निर्माण करता है, यानी ये जो गोल्जी काय है ये लाइसोसोम भी बनाता है। लाइसोसोम के पहले हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला है हम पढ़ रहे हैं इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। किस आधार पर बांटा है? केंद्रक की उपस्थिति, यानी सुस्पष्ट केंद्रक की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार से इन कोशिकाओं को बांटा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें सुस्पष्ट केंद्रक और कोशिकांगों का अभाव होता है, यानी सुस्पष्ट केंद्रक भी नहीं पाया जाता और कोशिकांग भी नहीं पाए जाते। सुस्पष्ट से आशय है कि जैसे कोई कोशिका है और कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इस केंद्रक में क्या होगा? केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, यानी केंद्रक द्रव्य जो है जिसमें गुणसूत्र होते हैं वो ऐसे ही बिखरा हुआ रहेगा। तो ऐसी कोशिका कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती है। दूसरी बात, कोशिकांगों का भी अभाव होता है, यानी जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, लाइसोसोम है, इन कोशिकाओं का इसमें अभाव होता है। दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक और कोशिकांग पाए जाएंगे। उदाहरण में जैसे कि हम पादप कोशिका देख लीजिए और जंतु कोशिका, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण में बैक्टीरिया यानी जीवाणु। दूसरा है इसमें केंद्रक द्रव्य केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं रहता है, जो आप जानते ही हैं, और इसमें केंद्रक द्रव्य केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार है प्राय छोटा होता है। कितना? 1 से 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का चिन्ह इस प्रकार से होता है और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में 10 की घात -6 मीटर होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार प्राय बड़ा होता है और इसका जो आकार है 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर होता है। चौथा अंतर है इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम एक ही पाया जाएगा, गुणसूत्र एक ही होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र एक से अधिक होते हैं। लास्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, 70S, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर पढ़ा। आगे है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है? नई कोशिका के निर्माण की क्रिया।
और जीवों में वृद्धि करने हेतु भी कोशिका विभाजन आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन को दो भागों में बांटा गया है, समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें जब मात्र कोशिका से संतति कोशिका बनती है तो उस संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान रहती है। जैसे मान लिया जाए कि ये मात्र कोशिका है, मात्र कोशिका, या इसे हम कह सकते हैं जनक कोशिका। जब इसका विभाजन होगा तो दो नई कोशिका बनेगी, तो उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो मात्र कोशिका के बिल्कुल समान रहेगी। ये कौन सी कोशिका है? संतति कोशिका। तो हम देख रहे हैं कि 2n थी मात्र कोशिका में गुणसूत्र, तो संतति कोशिका में भी गुणसूत्र कितने रहेंगे? 2n, यानी बिल्कुल समान। तो ऐसा विभाजन कहलाएगा समसूत्री विभाजन। दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। ऐसा विभाजन जिसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी रह जाती है। जैसे ये मात्र कोशिका है या जनक कोशिका। जब इसका विभाजन होगा तो दो नई संतति कोशिका बनेगी, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी रह जाएगी। तो ऐसा विभाजन कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन भी दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। सेकंड जो विभाजन होगा वो बिल्कुल समसूत्री की तरह ही रहेगा। तो इस प्रकार से लास्ट में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है वो होता है कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो होता है जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? इससे हमारे जैसे शरीर में कोई भी घाव है या टूट फूट है तो उसकी जो मरम्मत होती है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन का जो महत्व है, अर्धसूत्री विभाजन हमारे जैव विकास का भी आधार है। इससे जीवों में नए नए गुण आते हैं और जो नई पीढ़ी जो होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या भी समान बनी रहती है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन का महत्व है। तो आज हमने ये कोशिका विभाजन, इससे पहले हमने गोल्जी का के बारे में और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अध्ययन किया। आपको इनको नोट्स में लिखना है और इन्हें याद भी करना है।